हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग क्वांटम नंबर स्टडी कर रहे थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एंगुलर क्वांटम नंबर, जिसमें हम लोगों ने देखा कि एटम्स के अंदर शेल्स और सब शेल्स प्रेजेंट होती हैं, वो सब पढ़ा था। यहाँ पे ये राइट साइड पे आप पिक्चर देख सकते हैं, वहाँ मैंने दिखा रखा है न्यूक्लियस के बाहर फर्स्ट शेल, एक सब शेल था 1s, सेकेंड शेल 2 सब शेल थे 2s 2p, थर्ड शेल 3 सब शेल हैं 3s 3p 3d एंड 4s 4p 4d 4f। एंगुलर मोमेंटम, एनर्जी, डिस्टेंस, नेबर्स, बहुत सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए तीसरे क्वांटम नंबर पे फोकस करते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है? याद होगा आप लोगों को, मैंने बोज मॉडल में बताया था जीमैन एंड स्टार्क इफेक्ट। मैंने कहा था कि जब सोर्स जहाँ से रेडिएशंस निकल रही हैं उसके बाहर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाए तो स्प्लिटिंग ऑफ लाइन ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने किया था। सो एक्सपेरिमेंट में जब ये देखा गया कि लाइन स्प्लिट हो रही हैं तो ऐसा आइडिया लिया गया कि शायद इन सब शेल्स और शेल से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स की कुछ डिफरेंट ओरिएंटेशंस हो सकती हैं, और ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है। क्योंकि लाइन जो स्पेक्ट्रा में हम ऑब्जर्व कर रहे थे वो ऑन अप्लाइंग मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्प्लिट होती थी, जो हमें सजेस्ट करती थी कि शायद उसके अंदर, उस पर्टिकुलर सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कुछ सी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही ओरिएंटेड है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो अलग अलग ओरिएंटेशंस में वहाँ पे हो सकता है। ओरिएंटेशन मींस इस तरफ हो सकता है, इस तरफ हो सकता है, या इस तरफ हो सकता है, ऐसे उसकी अलग अलग ओरिएंटेशंस हो सकती हैं। ऐसा जीमैन और स्टार्क इफेक्ट ने हमें सजेस्ट किया था। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, तो आपका पहला जवाब होगा वो हमें ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबशेल बताता है कि किसी एक सबशेल में कितनी इलेक्ट्रॉन की पॉसिबल ओरिएंटेशंस होंगी। आप आसान वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ऑर्बिटल्स इन ए सबशेल बताता है। ऑर्बिटल्स वो स्पेस था न्यूक्लियस के बाहर जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती थी। ये m वैल्यू यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है? फॉर एनी वैल्यू ऑफ L, m is plus L 2 minus L इंक्लूडिंग 0। इसको समझें एक बार। जैसे मान लीजिए मेरे पास L की वैल्यू 0 है। कहाँ कहाँ 0 है? 1s, 2s, 3s, 4s, इन सब जगह पे L की वैल्यू 0 है। तो M की कितनी वैल्यू होंगी? +0, 2 माइनस 0 इंक्लूडिंग 0। तो +0 माइनस 0 तो कुछ होता ही नहीं है, वो तो सब 0 ही होता है। यानी कि M की कितनी वैल्यूज होंगी? 1। मतलब इलेक्ट्रॉन की एक पॉसिबल ओरिएंटेशन होगी। मतलब इस पर्टिकुलर सबशेल में एक ऑर्बिटल होगी। जहां पे भी L की वैल्यू 0 है उन सभी जगहों पे M की भी सिर्फ एक वैल्यू होगी, मतलब सिर्फ एक ऑर्बिटल होगी, और उस ऑर्बिटल का M वैल्यू क्या होगा? 0। मैं यहां पे अभी ऑर्बिटल को एक बॉक्स से रिप्रेजेंट कर देता हूं। मैं लेटर पार्ट्स में इसी चैप्टर में आप लोगों को इन ऑर्बिटल्स की शेप से भी मिलवाऊंगा कि ये किस तरह की होती हैं, लेकिन अभी फॉर द टाइम बिंग आप इस बॉक्स को एक ऑर्बिटल समझ लें जो न्यूक्लियस के बाहर का एक स्पेस है। मैं फिर बता रहा हूं, ये रियल स्ट्रक्चर के पास जाने की तैयारियां चल रही हैं, रियल स्ट्रक्चर पे नहीं पहुंचे हैं अभी हम, तो थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझते जाइए। लास्ट में रेक्टिफिकेशन कंप्लीट होगा। जहां पे भी L की वैल्यू 0 है, मतलब S ऑर्बिटल है, S सबशेल है, वहां सभी जगहों पे आपको एक ऑर्बिटल मिलेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन आ सकता है। अगर सपोज L की वैल्यू 1 है, L की वैल्यू 1 कहां पे है? 2p, 3p, 4p, 5p, सब जगह पे L की वैल्यू 1 है। N की कोई बात नहीं कर रहा मैं, तो M होगा +1 से लेके -1 तक इंक्लूडिंग 0। देखो मैंने लिख रखा है +L से -L इंक्लूडिंग 0, तो +1 से -1 इंक्लूडिंग 0 में कितनी वैल्यूज होगी हैं? 3। मतलब 3 पॉसिबल ओरिएंटेशन हो सकती है, मतलब उस पर्टिकुलर सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होंगी। ये देखिए
ये 3 ऑर्बिटल्स होंगी, 1 2 3। ये कैसे बॉक्स बना रहा हूं? सिर्फ ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, रियल पिक्चर उसकी बाद में। ये यहां पे भी ऐसी ही 3 ऑर्बिटल्स होंगी। जहां जहां L की वैल्यू 1 है वहां वहां आपको 3 ऑर्बिटल्स मिलेंगी। रादर इन 3 ऑर्बिटल्स को मैं नाम दे देता हूं। P सबशेल थी जिसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स आ रही हैं, px, py, pz। एक को m वैल्यू 0 दे देता हूं, pz को, और इनको m वैल्यू दे देता हूं ±1। क्यों जरूरी है क्या pz को 0 देना? नहीं, वैसे तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बट कन्वेंशनली डिफाइन कर दिया गया है कि pz जहां भी लिखा होगा उसका m वैल्यू 0 होगा, और px के लिए छूट दे दी गई है +1 या -1, कोई भी एक, x को जो दे दोगे y को उससे दूसरी दे दोगे। तो समझें ये कौन सी ऑर्बिटल है? 1s। एक ही थी तो इसके लिए कोई स्पेशल नाम नहीं दिया गया, जो सबशेल का नाम है वही ऑर्बिटल का नाम बोल रहा हूं। 2s, 2px, 2py, 2pz, 3s, 3px, 3py, 3pz, 4s, 4px, 4py, 4pz। आपका मन कर रहा है ऊपर वाले को मैं सर 4pz बोल दूं? हाँ, वो फ्री है, आप कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। बस इसको अगर m वैल्यू 0 दे दिया है मैंने तो फिर मैं इसको pz ही बोलूंगा। इसको px बोला है तो +1 या -1 वैल्यू दी होगी, इसको py बोल रहा हूं तो -1 या +1 वैल्यू दी होगी। मुझे लग रहा है आप ये बात आसानी से समझ पा रहे होंगे। किसी भी L के लिए m कितने हो सकते हैं, मतलब ऑर्बिटल्स कितनी हो सकती हैं, मतलब ओरिएंटेशंस कितनी हो सकती हैं, वो सब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। अगले पॉइंट के ऊपर चल रहा हूँ मैं। L की वैल्यू सपोज करें 2 है, तो L की वैल्यू 2 कहाँ पे थी? 3D में, 4D में, 5D में, 6D में, सब जगह। तो m हमारे क्या होंगे? +2 से लेके -2 तक इंक्लूडिंग 0, 5 वैल्यूज़ होंगी। 5 वैल्यूज़ मतलब 5 ऑर्बिटल्स होंगी उस पर्टिकुलर सब शेल में। तो देखिए आप एक बार फिर दोबारा से, ये 3D में मैं 5 ऑर्बिटल्स दिखा रहा हूं। ये यहाँ पे भी 3D पर 4D पड़ा है, सॉरी, उसका भी L वैल्यू 2 ही है, तो यहाँ पे भी मैं वैसे ही 5 ऑर्बिटल्स दिखा रहा हूँ, जिनमें मैक्सिमम हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आने। ये बात पहले भी पीछे पढ़ाई है मैंने कि हर ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम ले सकती है। इन 5 ऑर्बिटल्स को भी मैं नाम दे देता हूँ। एक को देता हूँ dxy, dyz, dzx, dx² - y², dz²। ये नाम कैसे दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ, स्ट्रक्चर के दौरान थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत ही पढ़ेंगे। अभी आप बस 5 नेम रिकॉल करें इसके, इनकी शेप्स के अकॉर्डिंग इनको ये नाम दिए गए हैं। dz² को m का वैल्यू 0 असाइन कर दिया गया है, और dx² - y² और dxy इनको +-2 दे दिया गया है, जो जिसको लेना हो ले ले। dyz और dzx इनको -+1 दे दिया गया है। ये थोड़ा रट्टा है, कन्वेंशनल वैल्यू असाइन कर दी गई हैं। जैसे अगर मैं कहता हूं कि ये dz² है तो आपको m का वैल्यू 0 बताना है, ये dx² - y² है तो +-2 में से कोई बता सकते हैं, और इस तरह से सभी को एक एक नंबर दे दिया है। चाहे ये वाला है चाहे ये वाला है। अगर सपोज मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये 3dz² है और ये 4dz² है, तो दोनों को m का वैल्यू 0 दिया गया है। आप ध्यान रखिएगा, दोनों को m का वैल्यू 0 दिया गया है, दोनों का L वैल्यू भी सेम है 2,
डी है तो 2 ही होगा, बट दोनों के n में डिफरेंट है, यहाँ n4 है तो यहाँ n3 है। और मैं ये काफ़ी बार स्टार्टिंग पे मैंने बोला कि सभी क्वांटम नंबर्स, चारों क्वांटम नंबर कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के सेम नहीं मिलने वाले, तो ये उसी को इंडिकेट कर रहा है। चलो L की वैल्यू देखते हैं नेक्स्ट। 3 वैल्यू भी एक बार आई थी, मैंने कहा था आज तक जितने एलिमेंट्स नोन है मैक्सिमम L की वैल्यू 3 आई हुई है, तो अब आप M की वैल्यूज़ उसके लिए देख सकते हैं, +3 +2 +1 0 -1 -2 एंड -3, टोटल 7 डिफरेंट वैल्यूज़ आपके पास M की आती हैं। कब? जब L की वैल्यू आपकी 3 होती है। तो सी हेयर 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये 7 ऑर्बिटल्स आपके पास F, जिसको मैंने नाम बोला था, वहां पे है। चलिए, ये तो हुआ कुछ ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट कि कहां कहां कितनी कितनी ऑर्बिटल्स हैं। फर्स्ट शेल में सिर्फ एक ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। आप पहले भी 2 ही पढ़ते थे बोर की ऑर्बिट में 2n² से। 4 ऑर्बिटल्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आए थे, आएंगे, आप पहले भी यही पढ़ते थे। 9 ऑर्बिटल्स हैं, वही 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे जो आप पहले पढ़ते थे। 16 ऑर्बिटल्स हैं, वही 32 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे जो बोर ने आपको पढ़ाया था 9th क्लास में भी और इस साल भी। कुछ और बातें जानने से पहले हम लोग एक बार स्पिन क्वांटम नंबर की तरफ चलते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर S क्या है? देखिए, न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, जैसे सन के चारों तरफ अर्थ रिवॉल्व कर रही है। मैं रदरफोर्ड वाली गलती नहीं कर रहा कि मैं सोलर सिस्टम से इसको कंपेयर कर रहा हूं। नो, मैं बस एक सिंपल सी बात बताना चाहता हूं। जैसे सन के बाहर अर्थ यूं रिवॉल्व कर रही है, वो अपने एक्सिस के चारों तरफ भी रोटेट कर रही है, स्पिन कर रही है। आपको पता ही होगा 365 डेज में वो सन के चारों तरफ एक राउंड लगाती है और अपने एक्सिस के चारों तरफ वो 24 आवर में एक राउंड लगाती है। न्यूक्लियस के बाहर भी इलेक्ट्रॉन ऐसे भी घूम रहा है और ऐसे भी घूम रहा है। देखिएगा आप ध्यान से इस होल्डर को कैसे घुमा रहा हूं मैं, वो अपने एक्सिस के बाहर भी घूम रहा है और न्यूक्लियस के बाहर भी घूम रहा है। तो वो अपने एक्सिस के चारों तरफ, अपने एक्सिस पे जब वो रोटेट कर रहा है तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है। अगर क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो स्पिन बोला जाता है +12, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट बोला जा रहा है स्पिन, तो मतलब वो अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो स्पिन बोला जा रहा है -12। चलो, एक बार चारों क्वांटम नंबर्स को देखते हैं कि क्या वो किसी के मैच करेंगे। वो तभी पॉसिबल होगा कि वो मैच ना करें जब एक ऑर्बिटल में आने वाले इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन अपोजिट हो। मान लीजिए मैं इस और इस ऑर्बिटल की बात करूं, 2p की ये 2 ऑर्बिटल्स हैं, लेट मी राइट इट 2px एंड लेट मी राइट इट 2py। दोनों का n वैल्यू क्या है? 2। l वैल्यू क्या है? 1। m वैल्यू क्या है? डेफिनेटली अलग है। 2px का m वैल्यू कुछ और होगा। अगर मान लो +1 है तो इसका -1 होगा, इसका -1 है तो इसका +1 होगा। चलो, इस ऑर्बिटल को देख लेता हूं। सपोज कीजिए ये है 3dx² - y²। नाम रट्टा मार लो पहले सबके, अभी हो सकता है याद ना हो, जस्ट 5 मिनट पहले मैंने लिखा था, बट नोटेड करके रखो इसको कॉपी में और रट्टा मारो, तब ये समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि फ्लो में पता चलता जाएगा। अभी याद रख लो, 5 नाम बोले थे, 3dx² - y² है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है जी, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सभी ऑर्बिटल में 2 आ सकते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स का अगर मैं n वैल्यू आपसे पूछूं तो क्या होगा? 3, क्योंकि थर्ड शेल में है। l वैल्यू क्या होगा? 2, क्योंकि d में है, d के लिए l वैल्यू 2 होती है। m वैल्यू क्या होगा? -2 या +2, कोई भी होगा, दोनों का सेम होगा क्योंकि एक ही ऑर्बिटल में है दोनों। अगर इसको -2 दे दूंगा तो +2 कोई और लिए हुए होगी, इसको +2 दे रहा हूं तो -2 दूसरी लिए हुए होगी। s वैल्यू क्या होगा? अब वो तो डिफरेंट है ही, उसको तो डिफरेंट होना ही है। अरे आप देखो भाई, n भी सेम आ गया दोनों इलेक्ट्रॉन्स का,
यहाँ जो 2 इलेक्ट्रॉन्स पड़े होंगे उनका Nb3 आ गया, Lb2 आ गया, Mb+2 आ गया, तो कुछ तो अलग करो, एड्रेस तो तभी बनेगा। स्पिन डेफिनेटली उस ऑर्बिटल में आने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन्स की डिफरेंट होगी। क्यों, जरूरी है क्या? सेम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? देखो ऑर्बिटल एक स्पेस है, एक स्पेस पता नहीं कितना बड़ा है, अभी तो पड़ा भी नहीं है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आने हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव बॉडीज हैं, और दोनों इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बॉडीज हैं तो दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है अगर वो एक जैसा होगा तो दोनों में बहुत भयंकर रिपल्शन होने वाला है। इसलिए वो अपने रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में अपने इलेक्ट्रिक फील्ड्स को ओरिएंट कर लेते हैं। आप कहोगे जी नेगेटिव बॉडी है, दोनों में रिपल्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड दूर रखना चाहते हैं, फिर इकट्ठे क्यों आ रहे हैं? फिर क्यों वो एक ऑर्बिटल में फंसना चाह रहे हैं? क्यों वो इस ऑर्बिटल में आना चाहते हैं? तो ये थोड़ी लंबी कहानी है। अभी हम सिर्फ और सिर्फ उसके रिपल्शन पे दिमाग लगाए हुए हैं, ये भूल गए हैं कि यहाँ पड़े 2 इलेक्ट्रॉन रिपल्शन तो कर रहे हैं आपस में, उस रिपल्शन को कम करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में भी जा रहे हैं, लेकिन वो अलग क्यों नहीं हो रहे, वो आगे क्यों नहीं चले जाते? ये सब कहानी इस न्यूक्लियस के इफेक्ट पे डिपेंडिंग है। आप ये मत सोचिए कि ये 2 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे कैसे हो गए होंगे, ये तो नेगेटिव हैं, ये एक जगह क्यों आएंगे? ये पॉजिटिव है जो इनको एक जगह पे रखने की कोशिश कर रही है, ये पॉजिटिव बॉडी न्यूक्लियस है जो इनको खींच खींच के अपने पास रखने की कोशिश कर रहा है। ये दोनों तो दुश्मन हैं, ये दोनों इकट्ठे नहीं आने चाहते, ये एक जगह रहना ही नहीं चाहते, लेकिन इसके बावजूद भी इस न्यूक्लियस की पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो इकट्ठे हैं। बस अपने उस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए वो हमेशा एक ऑर्बिटल में 2 अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते दिखाई देंगे। रियल में तो वो दुश्मन हैं, फिर भी इकट्ठे। इसको मैं एक और फनी एग्जांपल से भी समझाता हूँ। 2 डॉग्स हैं, उनको एक हड्डी का टुकड़ा मिला, दोनों ने उस हड्डी के टुकड़े को पकड़ लिया और उस हड्डी को स्नैच किए जा रहे हैं। दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, वो चाहता है मैं खींच ले जाऊं, वो चाहता है मैं खींच ले जाऊं, बट दोनों उसको नहीं छोड़ रहे हैं। दोनों एक दूसरे के दुश्मन है बट दोनों स्टिल कनेक्टेड हैं। क्यों? उस हड्डी की वजह से। सिमिलरली ये दोनों इलेक्ट्रॉन दुश्मन हैं, एक दूसरे के साथ इकट्ठे नहीं रहना चाहते, बट इस न्यूक्लियस की वजह से वो इकट्ठे बने हुए हैं। चलिए आगे समझते हैं। ये हमारे पास इन ब्रीफ 4 क्वांटम नंबर्स की टोटल स्टोरी थी कि किस तरह से क्वांटम नंबर्स चारों हमें इलेक्ट्रॉन का आइडिया देने वाले हैं। अब अगर मैं किसी इलेक्ट्रॉन की बात करूं इन फ्यूचर, सपोज मैं कहता हूं कि यहां एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है 3DZ² में, आप उसके क्वांटम नंबर्स बताइए मुझे क्या होंगे, तो मैं कह दूंगा n की वैल्यू 3 होगी क्योंकि थर्ड शेल में पड़ा है, l की वैल्यू 2 होगी क्योंकि d ऑर्बिटल है, d सब शेल है, ऑर्बिटल भी कह सकता हूँ, सब शेल है, m का वैल्यू 0 होगा क्योंकि 3DZ² में पड़ा हुआ है, हालांकि ये नंबर देना कन्वेंशन था। स्पिन क्या होगा? अब भाई स्पिन के लिए मैं कुछ श्योर नहीं हूँ, वो ±½ कुछ भी हो सकता है, ±½ कुछ भी हो सकता है। ये उस पर्टिकुलर ऑर्बिटल में आने वाले इलेक्ट्रॉन्स के 4 क्वांटम नंबर्स मैंने बता दिए। अगर 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं तो ठीक है, यही रहेगा सब कुछ, बस एक इलेक्ट्रॉन में +½ होगा तो दूसरे इलेक्ट्रॉन में स्पिन -½ होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हमें इसके करने हैं, बट सबसे पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से की तरफ आपको लेके चलता हूं। बुक्स में हो सकता है थोड़ा पीछे दे रखा हो, हम लोग कनेक्शन में करते चलेंगे। मान लीजिए मुझे कुछ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स में फिल करने हैं, तो ऑर्बिटल्स वो जगह बताई गई थी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पोजेस किया जाएगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांस मैक्सिमम होंगे, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी उस जगह पे। तो यहाँ पे तो मैंने बहुत सारी ऑर्बिटल्स दिखा दी हैं, ये येलो बॉक्स जो मैं दिखा रहा हूँ, ये येलो बॉक्स ऑर्बिटल्स ही तो हैं। तो फिर मैं किस ऑर्बिटल में जाके इलेक्ट्रॉन्स को फिल करूँगा? किसी बॉडी के पास एक इलेक्ट्रॉन है, मान लो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम प्लस हाइड्रोजन हीलियम प्लस लिथियम 2+। किसी के पास मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन है, लाइक हीलियम लिथियम सोडियम और सारे एटम्स, तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये वर्ड ध्यान से सुने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है पहले तो समझ लें। इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना,
जितने किसी एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको मैं एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल्स के अंदर स्पेस देना चाहता हूँ। कहाँ देना चाह रहा हूँ, कैसे दूंगा, किस पर्टिकुलर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन आएगा, वो सब बातें हम लोग यहाँ पे इस टॉपिक में स्टडी करना चाहते हैं। और वो टॉपिक है हमारा रूल्स फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन इन वेरियस ऑर्बिटल्स। ये जो इतनी सारी ऑर्बिटल्स बनाई हैं मैंने, इन सभी ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल किया जाए, कहाँ डाला जाए, ये हमें समझना है। 3 रूल हैं मेन, वो 3 रूल फॉलो करते हुए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करना होता है। उन 3 रूल्स में सबसे इंपॉर्टेंट एक रूल बता रहा हूं आपको, अफबाउ's प्रिंसिपल। ये अफबाउ भाई साहब क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जब आप इलेक्ट्रॉन्स फिल करना चाहते हैं इन ऑर्बिटल्स में, तो आप पहले उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल करें जहां एनर्जी मिनिमम है, क्योंकि जिस ऑर्बिटल की एनर्जी मिनिमम होगी वहां इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खुश रहेगा, क्योंकि उसकी एनर्जी वहां पे मिनिमम होगी, और मिनिमम एनर्जी होगी मतलब स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। तो अफबाउ प्रिंसिपल तो इतनी बात कह के अपना पीछा छुड़ा गया कि भाई जिस ऑर्बिटल की एनर्जी मिनिमम है पहले उसको भरो, सीक्वेंस में चलते जाओ, सीक्वेंस में जिसकी एनर्जी सबसे कम है पहले उसको, फिर उससे ज़्यादा वाली, फिर उससे ज़्यादा वाली, फिर उससे ज़्यादा वाली। तो किसकी एनर्जी कम है, किस में मुझे पहले इलेक्ट्रॉन डालना चाहिए, ठीक है, हम लोग पहले तो ये समझ लें कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है और किसकी ज़्यादा है। उसके बाद हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल किया जाना है। तो हमारा पहला टॉपिक जो यहाँ पे समझने का रहेगा वो ऑर्बिटल्स की एनर्जी का सीक्वेंस पता करना, कि किस तरह से ऑर्बिटल्स एक एनर्जी के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर के सीक्वेंस में डाले जा सकते हैं, और भी कुछ बहुत सारे रूल्स जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर स्टडी करेंगे। आई होप आप इस पार्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। पढ़िए, थोड़ा रिपीटेडली पढ़िए आप इसको। ये खासकर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे आप थोड़ा फोकस करें कि मैं किस तरह से ये वैल्यूज़ बता रहा था, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलें तो आपको तब तक याद हो कि क्या ऑर्बिटल का L वैल्यू था, क्या M वैल्यू था, क्या N वैल्यू था और क्या S वैल्यू। अच्छे से पढ़िए इसको। होप हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कवर करेंगे अच्छे से और आप उसको समझ पाएंगे। थैंक यू।